Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about मेरे ख्याल से शेयर स्टार्ट कर दिया था हमने. We've started the share. कहाँ तक डिस्कस किया था शेयर में? शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन बता दी थी. वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन वाज बीन डिस्कस्ड. तो शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था हमने. So expression of the shear stress was derived. VA y bar upon IB. So आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. If you have any doubt, you can click the picture of a doubt, upload it on an app. जैसा भी डाउट होगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा. The solution will be a video in nature. बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस पहले भी अवेलेबल है. So there might be a case कि आपकी प्रॉब्लम उसी में से किसी एक प्रॉब्लम में हो. Next, in order to ask the doubt, you can attend the doubt class also. 8 से लेकर 9 बजे के बीच में डेली डाउट क्लास रखी हुई है आपकी. Between 8 to 9, daily doubt class has been scheduled. You can attend this class in order to clarify your doubts. Then ये तो पुराना हो गया. Next, अनअकैडमी पे प्रैक्टिस सेक्शन 2.0 भी एक्टिवेट कर दिया गया है. हर लेक्चर बाद आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपलोडेड है. So in order to practice the question for a particular topic, you can go for these problems also. नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जब भी आएगी अभी प्लस के लिए वो अनाउंस कर दी जाएगी. अनअकैडमी लाइट के ऊपर सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, एक्टिविटी टेस्ट, सर्वेइंग का. सेक्शनल टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सर्वेइंग. तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स. तो कल हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था शेयर स्ट्रेस का. एक्सप्रेशन फॉर द शेयर स्ट्रेस वी हैव डिराइव्ड. सो इट वाज इक्वल टू VA बाय बार अपॉन IB. अब उसी को यूज करना है हमें. वी हैव टू यूज इट. अच्छा, जब एक्सप्रेशन निकाला था मैंने, एक्सप्रेशन वाज व्हाट. इसमें सारे पैरामीटर का मतलब बता देता हूं मैं. कल शायद मेंशन नहीं किया था. व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑल द पैरामीटर्स. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था. सो VA बाय बार अपॉन IB. So this is what we have derived yesterday. So here V is what. जहां पे आपको शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन निकालनी है उसी सेक्शन पे शेयर फोर्स है. तो शेयर फोर्स एट गिवन सेक्शन. सो शेयर फोर्स एट गिवन सेक्शन. तो हमारा शेयर फोर्स आ गया गिवन सेक्शन का. ठीक है. नेक्स्ट A is what. A is the area. आपने A into y बार लिखा था. ये इंटीग्रल था किसका? y into dA का. इट वॉज द इंटीग्रल ऑफ y into dA. तो इंटीग्रल था y into dA का. सो y into dA. इसको मुझे बताना भी पड़ेगा सेपरेटली. टोटल एरिया नहीं है यार ये. इन दोनों को नीचे उतारा. डायग्राम आज कोई है नहीं मेरे पास, तो डायग्राम मेरे को बनाना पड़ रहा है अलग से. So this was our neutral axis. आपने एलिमेंट 2 दी थी. एलिमेंट 2 was being considered. एलिमेंट 2 का एरिया था ये. तो का जो डायग्राम बना के दिखाया था उसमें एलिमेंट 2 के ऊपर मैंने एनालिसिस करी थी पूरी, और एलिमेंट 2 का एरिया था ये. दिस वाज द एरिया ऑफ द एलिमेंट 2. तो एलिमेंट 2 और एलिमेंट 2 का भी कौन सा एरिया जो बोर्ड के अंदर जा रहा था. एलिमेंट 2 मैंने आपको कैसे दिखाई थी, आपको लेंथ के लॉन्ग, और उसका एरिया भी दिखाया था मैंने आपको. एरिया होगा बोर्ड के अंदर. बोर्ड के अंदर मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन.
दिस इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, ये हमारी विड्थ थी सेक्शन की। तो ये क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया मैंने आपको। इस एरिया की बात चल रही है, दिस इज द एरिया विच इज अंडर कंसिडरेशन। ये एलिमेंट 2 का एरिया था, दिस इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट 2। आपने वाई डिस्टेंस की दूरी पे इसको कंसिडर किया हुआ था। नेक्स्ट, ये हमारी इसकी सीजी थी, वाई बार फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो मार्क कर दिया, ये सीजी है, दिस इज द सीजी ऑफ द सेक्शन। इसको आप बोल सकते हो डेप्थ है हमारे सेक्शन की। दिस इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन डी। तो ए कौन सा एरिया है? ए हमारा शेडेड एरिया है, पूरा एरिया मत उठा लेना। तो कल एलिमेंट 2 हो रहा था, आज शेड करके बता दिया, अब इसको मेंशन कर सकते हैं। सो वी इज व्हाट? shear force at any given section। shear force at any given section, किसी भी given section पे shear force है। ये क्या है? एरिया ऑफ हैश्ड पोर्शन, जो पोर्शन को मैंने शेड करके दिखा रखा है। वाई बार क्या है? वाई बार है डिस्टेंस ऑफ, वाई बार है डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ हैश्ड पोर्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। v हो गया, a हो गया, y बार हो गया, i, I is moment of inertia। moment of inertia of the section, moment of inertia of the section। So I is moment of inertia of the section। Next, B, width of the section, width of the section, width of the section। अब ये तो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बट हर जगह सेम नहीं होगा। सो विड्थ ऑफ द सेक्शन एट लेवल y, हमने एलिमेंट 2 कितनी दूरी पे कंसीडर किया था? हमने एलिमेंट 2 कितनी दूरी पे कंसीडर किया था? y डिस्टेंस ऊपर कंसीडर किया था। तो इस चीज को डायग्राम में दिखाता हूँ क्लियरली, नहीं तो आगे जैसे ज्योमेट्री चेंज होगी दिक्कत आएगी। आरसीसी में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कल भी बताया था, कंसेप्ट है आपके सोम का। जैसे इसकी ज्योमेट्री बदल देगा, आप विड्थ जो मैक्सिमम होगी वो डाल के चल दोगे। जैसे सपोज ट्रायंगुलर सेक्शन है, जब ट्रायंगुलर सेक्शन है विड्थ तो वेरिएबल है। अब क्योंकि विड्थ वेरिएबल है, आपको विड्थ कौन सी लेनी है? आपको विड्थ ये वाली कंसीडर करनी है। तो वाई डिस्टेंस की दूरी पे जो मेरा सेक्शन था, ये था मेरा सेक्शन एलिमेंट नंबर 2 का। तो आपको विड्थ कंसीडर करनी है जो लेवल y पे हो फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द विड्थ व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड। तो डायग्राम में भी वैसे ही मार्क कर रहा हूँ। हाउएवर हमें तो सारे रेक्टेंगुलर सेक्शन ही करने हैं, हमें कोई और ज्योमेट्री करनी नहीं है, बट स्टिल एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। दिस इज द विड्थ व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। सो दिस इज b, ये विड्थ है हमारी b। तो अब जाके सारे पैरामीटर्स को मेंशन किया है। नाउ ऑल द पैरामीटर्स कम्स इनटू द पिक्चर। बाकी एक्सप्रेशन तो कल डिराइव कर ही दिया था, एक्सप्रेशन आई डिराइव यस्टरडे। नोट कर लिया सबने?
डन। चलो अब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन निकालते हैं। सो नाउ फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्योंकि हमारी जो सेक्शन होगी जनरली रेक्टेंगुलर होगी, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है, इट विल बी इक्वल टू वी, एरिया की बात करनी है। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ द हैश्ड पोर्शन? एरिया ऑफ द हैश्ड पोर्शन कितना होगा? एरिया ऑफ द हैश्ड पोर्शन ये डी है, ये d/2 है। दिस इज d/2. So area of the hash portion comes out to be how much? B into d/2 minus y. B into d/2 minus y. ये एरिया निकल के आता है एरिया ऑफ द हैश्ड पोर्शन। सो एरिया ऑफ द हैश्ड पोर्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े, इनटू y बार। सो इनटू y बार। अब y बार क्या? इसकी सूजी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब सीजी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सीजी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालें? y में क्या जोड़ दो? y में इस वाली डेप्थ का आधा जोड़ दो, और ये वाली डेप्थ कितनी है? d/2 माइनस y। तो दिस विल बी इक्वल टू y प्लस d/2 माइनस y इसका हाफ। ये आ गया y बार। डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय i इंटू बी। आई रेक्टेंगुलर सेक्शन की आई। फिर से बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन bd क्यूब बाय 12। सो bd क्यूब बाय 12। सो bd क्यूब बाय 12 इनटू व्हाट? इनटू b। सो इनटू b। इनटू b। अब जरा सॉल्व करो इसे। देखो एक भी तो कैंसिल होता दिख गया मुझे। ये भी तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो। और कोई चीज दिख रही है? और कोई चीज? एलसीएम लिया इसका, 2y बना, तो 2y बना 2y माइनस y, y बन गया। इसका मतलब क्या बन गई है? इट कम्स आउट टू बी व्हाट? सो d/2 प्लस y, और हाफ है ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगी? तो ये बन गया d/2 माइनस y, ये बन गया d/2 प्लस y, ये 6 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 6v अपॉन bd क्यूब। शेप्स का है ये रहे, शेप्स अपॉन bd क्यूब। सो अपॉन bd क्यूब d/2 minus y, d/2 plus y. So this will be equal to a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? d/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। d/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये वेरिएशन निकल के आ गई। दिस इज द वेरिएशन व्हिच इज कमिंग आउट। तो वेरिएशन कैसी है? पैराबोलिक है, जो कल डिस्कस करी थी। तो शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या निकल के आती है? पैराबोलिक निकल के आती है। तो ये पैराबोलिक वेरिएशन है। चेक भी कर सकते हो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पे। जब y की वैल्यू 0 है, यानी जब हम न्यूट्रल एक्सिस पे है, तो हमारा शेयर स्ट्रेस कितना है? सो y इज इक्वल टू 0। शेयर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू अगर 0 पुट करें यहाँ पे, तो हमारी जो शेयर आएगी, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0। भाई पुट तो करो पहले। कह रहा हूँ y की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ रहा है? 0। If y is equal to 0, shear stress comes out to be how much? 6v upon bd cube into d/2 का होल स्क्वायर। तो 6v upon bd cube
इंटू डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी बचेगा नीचे, ये आ गया 3/2, सो 3/2, सो ये बना 3/2, 3/2 v अपॉन बी डी, सो 3/2 v अपॉन बी डी, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 3/2 v अपॉन बी डी, जिसमें v अपॉन बी डी को हम क्या बोल सकते हैं, v अपॉन बी डी को शेयर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन, ये हमारा क्या है, एवरेज शेयर स्ट्रेस है, so this is equal to 1.5 times of average shear stress, where average shear stress is equal to what, shear force upon total area, तो shear force upon total area, तो एक रिलेशन तो ये निकाल ली। दूसरी रिलेशन at y equals to extreme points मतलब प्लस माइनस d/2, जब y की वैल्यू प्लस माइनस d/2 है तब हमारा शेयर कितना है, तब हमारा शेयर स्ट्रेस 0, नाउ द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज 0, हमारे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 निकल के आ जाती है। इसका ना वेरिएशन कैसी निकल के आएगी, पैराबोलिक निकल के आएगी, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शेयर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 होगी, एट द एक्सट्रीम पॉइंट इट विल बी 0। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करके दे दिया है, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इट इज बीइंग कंप्यूटेड सेपरेटली। सेक्शन मेरा पीछे बना हुआ था, चलो कोई नहीं, जगह है मेरे पास यहाँ पे, सिंस स्पेस इज अवेलेबल, यहाँ पर मैं तीनों वेरिएशन एक साथ दिखा देता हूँ आपको, that there is a complete clarity. If this is our section, अगर ये हमारा सेक्शन है, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करेगी, ये भी कल डिस्कस किया था, हाउ द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी वेरिंग, बेंडिंग स्ट्रेस वेरी करेगी लीनियरली, तो लीनियर वेरिएशन है, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन है लीनियर। शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, शेयर स्ट्रेस वेरी कर रहा है पैराबोलिकली, पैराबोलिक जो वेरिएशन है वो फ्री हैंड से बनेगी, उसके लिए टूल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ये पैराबोलिक वेरिएशन है, सो दिस इज अवर पैराबोलिक वेरिएशन, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम। अब कंप्रेशन है, टेंसाइल है, वो डिपेंड करेगा कि लोडिंग कैसे हो रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बीम आल्सो, और यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम है, हियर द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो ये वेरिएशन आपको दिखा दिया सेपरेटली, दिस वेरिएशन इज बीइंग शोन टू यू सेपरेटली, तो मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। Now each and everything is being referred simultaneously. Depth D and width is B. B इसकी width है, B is the width of the section. आपने जो भी शेयर स्ट्रेस निकाला है, वेरिएशन आपने देख ली, शेयर स्ट्रेस हमने निकाला था किस पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, कल एलिमेंट निकाल के दिखाई थी, एलिमेंट वाज बीइंग रेफर्ड यस्टरडे। अब उसको भी अगर आपको विजुअलाइज करना है, if that is also to be visualized at any given section, for that I am showing you the isometric view. तो ये हमारी बीम है, बीम का आइसोमेट्रिक व्यू बना के दिखाया है,
The isometric view of the beam is being shown. बाकी बीम काटी हुई है पीछे. This was our neutral axis. ये हमारी neutral axis थी. Neutral axis of the beam. मेरे को स्ट्रेस दिखाना है आपको किसी भी डिस्टेंस y पे. I show the stress at any distance y. तो सेक्शन कंसीडर किया हुआ है कहां पर हमने? y दूरी पे. ये हमारा सेक्शन था जहां पे आपने एलिमेंट नंबर 2 कंसीडर किया था. दिस वाज द सेक्शन. एलिमेंट नंबर 2 के बगल में कौन सा एलिमेंट था? एलिमेंट नंबर 1 था. और उसके नीचे कौन सा एलिमेंट था? एलिमेंट नंबर 3 था. तो आपने शेयर की कैलकुलेशन तो कर ही ली है. यहाँ पे यू हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ द शेयर. ये आपने शेयर कैलकुलेट कर रखा है. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयर. तो उसी के बगल में बना के दिखाया मैंने आपको. ये शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया टाउ. दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर दैट यू हैव कंप्यूटेड एट एनी डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो उसकी दूरी कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से? y है. तो दूरी है y से. और जो शेयर स्ट्रेस आपने निकाला है वो ये है शेयर स्ट्रेस. दिस इज द शेयर स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग कंप्यूटेड बाय अस. टाउ 1 टाउ 2 लिखा था कल. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हमने ये भी कंक्लूड कर लिया था कि टाउ 1 टाउ 2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. तो इस बार 3D में आके बना के दे दिया ऐसे. तो कल सारी एनालिसिस 2D में करी थी, कैलकुलेशन करके दे दी. ये हमारी शेयर स्ट्रेस है. दिस इज द शेयर स्ट्रेस व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन. ये एलिमेंट नंबर 3 था हमारा जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस दिखाई थी. दिस वाज एलिमेंट नंबर 3. दिस इज द शेयर स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग कंप्यूटेड. अब तो मैग्नीट्यूड पता है हमें इसका. वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस. सो टाउ टाउ. अब जितना डिटेल में दिखा सकता था वो सब कुछ बता दिया यहाँ पे. ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम डिस्कस इन फुल डिटेल. So this is the shear stress. अब सारे व्यूज आपको एक साथ दिख रहे हैं. All the views can be seen simultaneously. नोटेड? नोट कर लिया सबने? ये तो हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन खत्म हुई. अब ये एक्सपेक्टेड था कि ये जानकारी आपको हो. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. अब मुझे इसको लेके जाना है हमारी आरसीसी बीम के अंदर. नाउ वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस इन आवर आरसीसी बीम. चलो लेके जाते हैं आरसीसी बीम के अंदर. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज shear stress variation. Shear stress variation over rectangular section. Shear stress variation over rectangular section. Over rectangular section of RCCB. तो अब shear stress variation की बात कर रहे हैं over rectangular section of RCC beam. अब हमारी RCC beam की कहानी है ये. This is the story of RCC beam. But suppose this is our section.
रीइंफोर्समेंट भी है हमारे पास, न्यूट्रल एक्सिस, CG of tension reinforcement, variation of the shear stress. This is how the variation of the shear stress is observed in the case of RCC section. देख लो ये वेरिएशन है हमारी शेयर स्ट्रेस की आरसीसी सेक्शन के अंदर। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कैसी है, पैराबोलिक, जो निकाल के आए हैं पीछे, हम डिराइव किया हुआ है हमने इसको। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसी है, रेक्टेंगुलर, अप टू व्हाट, अप टू टेंशन रीइंफोर्समेंट, सो रेक्टेंगुलर। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर आरसीसी सेक्शन। नीचे डिस्क्राइब भी कर दो उसको। सो वी कैन से दिस इज shear stress distribution, shear stress distribution for cracked RCC beam। ये shear stress distribution है हमारी cracked RCC beam के लिए। Now the point is ये variation क्यों निकल के आ रही है, how come this variation is coming out? तो first point of reference, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट है उसको क्या माना हुआ है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो क्रैक्ड है। नेग्लेक्ट तो करते ही हैं, वो डिजाइनिंग में नेग्लेक्ट करते हैं। जब फ्रैक्चर की डिजाइनिंग हो रही थी, अभी शेयर आ गया है यहाँ पे। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो मेरी कंक्रीट है वो क्रैक्ड है। अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट क्रैक्ड है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये है कि वो शेयर को रेजिस्ट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। इट विल नॉट गिव एनी कंट्रीब्यूशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द शेयर। चलो ठीक है, शेयर को रेजिस्ट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर तो कंक्रीट प्रेजेंट है और वो अनक्रैक्ड है, दैट इज अनक्रैक्ड। उसमें कोई डेवलपमेंट ऑफ क्रैक नहीं हुई, क्योंकि ऊपर क्या कंप्रेशन है, नीचे टेंशन की वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये रेक्टेंगुलर वेरिएशन क्यों निकल के आया और ये टेंशन रीइंफोर्समेंट तक की क्यों निकल के आया, अब इस बात को समझना है, इट इज टू बी अंडरस्टूड। इसके लिए मैंने आपको 3 सेक्शन और बना के दिखाया। फॉर दिस 3 more sections आर बीइंग शोन। बना ले ये भी छोटे से। So to understand this point, जगह ही खत्म हो जाती है। For cracked RCC beam, ये हमारा दूसरा सेक्शन और ये हमारा है तीसरा सेक्शन। दिस इज अवर थर्ड सेक्शन। तीनों सेम बीम है, मैंने आपको 3 अलग अलग केसेस बना के दिखाए। आई हैव शोन 3 डिफरेंट केसेस। जगह अवेलेबल थी इसलिए यहीं पे बना दिया। दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। अब तो समझ में आ जाता होगा कि जब मैं इसको सेंटर में बना के दूं आपको तो वो न्यूट्रल एक्सिस ही है। So this is the neutral axis for all the sections. Then reinforcement. Next है हमारी reinforcement। कहाँ गई reinforcement? रेड कलर से है ना। This is our reinforcement. अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो मैंने आपको 3 सेक्शन काट के दिए हैं, कौन से सेक्शन है ये? जो मैंने आपको 3 सेक्शन काट के दिए हैं, कौन से सेक्शन है ये? क्रॉस सेक्शन है ये।
बहुत बढ़िया। क्रॉस सेक्शन में देखो ये सरिया ऐसे देते हैं, इसलिए पहली चीज पूछी भैया कौन सा सेक्शन है, ऐसे रीइंफोर्समेंट देते हो क्रॉस सेक्शन के अंदर, वो ऊपर बना हुआ है क्रॉस सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है जो कल बना के दिखाया था, which was being referred yesterday also। अब तक तो ये बातें ऐसी होनी चाहिए कि देख के पता चल जाना चाहिए, अपने आप मैसेज चला जाना ये दिमाग में भैया किस कौन सी डायग्राम बन रही है। क्यों? क्योंकि ये विजुअलाइजेशन आपको अपने दिमाग में खुद करनी होती है। ये तो बना दिया, ये काट दी बीम, ये बताने का तरीका है भैया। क्रॉस बीम दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, बीम इज टू बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, ये बताने का तरीका है मेरा कि दोनों तरफ बीम एक्सटेंड होगी, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भैया ये क्रॉस सेक्शन है। These are the longitudinal sections which are being shown to you। तो सेम कल वाले लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कौन सा एलिमेंट था मेरा, एलिमेंट नंबर 2 था, एलिमेंट नंबर 3 था, और बगल में क्या थी, एलिमेंट नंबर 1 थी। अभी उसकी कहानी नहीं करनी, उसको तो वेरिएशन निकालने के लिए बता दिया। अब मेरे को सारा डिस्कशन करना है किसके ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की कहानी देख ली, रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो हमें तो पता था पैराबोलिक वेरिएशन आ रही थी। अभी आरसीसी बीम में ऐसी वेरिएशन क्यों आई? तो इस बात के लिए पहला पॉइंट हमने उठाया लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडल सेक्शन को ऑब्जर्व किया, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट क्रैक्ड है, कंक्रीट क्रैक्ड है, इसका मतलब शेयर को रेजिस्ट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, सो नो कंट्रीब्यूशन। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील पड़ी हुई है, वो स्टील भी दिख रही है हमें वहां पे, तो वो बार लगा के दिखा रखा है मैंने आपको, आई हैव शोन दी बार। अब मैं आपको 3 सेक्शन कंसीडर करके दे रहा हूं यहाँ पे, आई एम कंसीडरिंग 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन। तीनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, कैन बी सीन क्लियरली। ये सेक्शन है हमारी x1 x1, ये सेक्शन है हमारी x2 x2, ये सेक्शन है हमारी x3 x3। आपने लोड लगाया, लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, कौन से, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कौन से, सैगिंग, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हॉगिंग, तो ऊपर कंप्रेशन नीचे क्या है, ऊपर कंप्रेशन नीचे क्या है, टेंशन है, तो नीचे टेंशन निकल के आई। कल इसी सेक्शन पे जब सेक्शन 2 बनाया था मैंने आपको कंप्रेसिव फोर्स दिखाए थे, सेक्शन काटा था 2, ये सेक्शन 2 काट के दिखाया था, फिर स्ट्रेस की वेरिएशन दिखाई थी, फिर कंप्रेसिव फोर्स दिखा दिया था उसके ऊपर। दिस वाज द एनालिसिस बीइंग डन यस्टरडे ऑन एलिमेंट नंबर 2। अब जरा ये वाला सेक्शन देखना, ये जो मेरा एलिमेंट है xx1 तक, इसमें कौन सी फोर्स डेवलप होगी, इसमें तो टेंसाइल स्ट्रेस है, तो टेंसाइल स्ट्रेस है तो क्या डेवलप होगा इसके अंदर, इसमें तो टेंशन डेवलप होगी। जैसे कल मैंने आपको कंप्रेशन दिखाई थी, आज यहाँ पे मैं आपको टेंशन दिखा रहा हूँ। C1 C2 लिखा था, आज यहाँ पे T1 T2 लिखा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, T2 ज्यादा होगा किससे, T1 से, जैसे कल किया था हमने, तो T2 ज्यादा होगा T1 से। सेम वही कल वाली कहानी विद नो डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी, रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। अनबैलेंस फोर्स कितना है नीचे, अनबैलेंस फोर्स कितना है नीचे, T2 माइनस T1। जैसे कल अनबैलेंस फोर्स क्या था, C2 माइनस C1, तो ये अनबैलेंस फोर्स T2 माइनस T1। कल उस अनबैलेंस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एलिमेंट नंबर 2 में ये था C1, ये था C2। इस अनबैलेंस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एलिमेंट नंबर 2 में क्या अवेलेबल थी हमारे पास, शेयर अवेलेबल थी, शेयर वॉज अवेलेबल, और उसकी वेरिएशन आपने निकाल ली। जरा बताना इस अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए स्टील के नीचे कौन अवेलेबल है, इस अनबैलेंस्ड फोर्स को पहले वाले केस में रेजिस्ट करने के लिए स्टील के नीचे कौन अवेलेबल है, स्टील के नीचे वाला सेक्शन है, शेयर अवेलेबल। अरे कंक्रीट क्रैक्ड है बाबा, अभी बता के आया हूं, स्टार्ट ही वहीं से किया, कंक्रीट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, इस बार वो क्रैक हो चुका है, तो कोई नहीं है, तो अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 इज हाउ मच, लिखी थी कल इक्वेशन आपने, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, लिखो सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा fx इक्वल्स टू 0 मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है और दोनों 0 के बराबर है, तो T1 T2 के बराबर है और दोनों ही 0 है, इसका मतलब कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगी यहाँ पे, नो स्ट्रेस विल कम इनटू द पिक्चर। तो
तो एक तो इक्वल है और दोनों जीरो हैं, बोथ आर जीरो। क्लियर है? इसका मतलब आपके शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन कहां पर आके रुक जाएगी? टेंशन रीइंफोर्समेंट आके रुक जाएगी। इसके नीचे शेयर का मैग्नीट्यूड कितना दिखाया है? जीरो दिखाया है, कोई शेयर नहीं है इसके नीचे। तो वो आ गया न्यू। क्यों हमारे टेंशन रीइंफोर्समेंट के नीचे शेयर नहीं होती? भाई कोई है ही नहीं शेयर को रेजिस्ट करने के लिए। क्लियर है? So no material is available below the tension reinforcement for the resistance of the shear, तो शेयर भी जीरो आ गया। अब मैं टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर गया, सेक्शन x2 x2 और दूसरा सेक्शन x3 x3। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम टेंसाइल स्ट्रेस तो है ही, टेंसाइल स्ट्रेस भी कैसे वेरी करते हैं? जैसे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस वेरी कर रहा था, ये बताया था बेंडिंग स्ट्रेस बना हुआ डायग्राम पीछे, जैसे थी डायग्राम। ये हमारी क्या थी? सीजी ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। इसके नीचे कुछ है ही नहीं कॉन्क्रीट, क्योंकि वो तो क्रैक्ड है। पर अगर मैं टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर सेक्शन लिया, टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर सेक्शन लिया, अब मेरा पूरा सेक्शन कौन सा बनता है? अब मेरा पूरा सेक्शन बनता है ये, दिस इज माय कंप्लीट सेक्शन। कहा गया व्हाइट कलर का? ये मेरा पूरा सेक्शन बनता है, दिस इज माय कंप्लीट सेक्शन अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, ये पूरा सेक्शन बना। क्या डेवलप होगा इसके ऊपर? भैया टेंसाइल स्ट्रेस है तो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगी। सेम वही टेंसाइल फोर्स जैसे ऊपर दिखाई, सेम टेंसाइल फोर्स एज आई हैव शोन। तो टेंसाइल फोर्स, ये तो एरो से कंप्रेशन लग रही है ना, एक मिनट, एरो ही हटाना है बस। रेड कलर, ये है T1, ये है T2। अब वापस अगर मुझे इस पूरे सेक्शन के ऊपर आपको फोर्स दिखाना है, ये फोर्स दिखाया, दिस इज T1, दिस इज T2, तो T1 T2, सो T1 T2। अब फिर से मैं सिग्मा एफ एक्स जीरो लिखूंगा इस दूसरे वाले केस के लिए। जब सिग्मा एफ एक्स जीरो लिखूंगा दूसरे वाले केस के लिए, अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स कितना है? सेम T2 माइनस T1। पर इस बार इसको रेजिस्ट करने के लिए कौन है? इस बार इसको रेजिस्ट करने के लिए स्टील है। कंक्रीट तो क्रैक्ड है पर स्टील तो प्रेजेंट है। तो ये सारी अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स कौन रेजिस्ट कर जाएगा? स्टील रेजिस्ट कर जाएगा। चलो स्टील रेजिस्ट कर गया, उसके अंदर क्या डेवलप होगी भैया? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, जो भी निकल के आता है, व्हाटएवर द वैल्यू कम्स इनटू द पिक्चर। तीसरा केस लिया, तीसरा केस लिया, सेक्शन और ऊपर बढ़ाया, सेक्शन और ऊपर बढ़ाया, जैसे ये बना रखा है तो सेक्शन और ऊपर बढ़ाया। फिर से वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, टेंसाइल। उस स्ट्रेस की वजह से क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगी। लो टेंसाइल फोर्स दिखा दिए, टेंसाइल फोर्स दिखाए T2, ये T1। अनबैलेंस्ड टेंशन कितनी है? T2 माइनस T1। इस बार भी कौन रेजिस्ट कर रहा है उसे? इस बार भी स्टील रेजिस्ट कर रहा है उसे। पर इन दोनों केसेस में क्या कंक्लूजन मिला? दोनों केसेस में कंक्लूजन ये मिला कि भैया स्ट्रेस रहेगी क्या? सेम रहेगी। तो अगर आप टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर किसी भी सेक्शन को कंसीडर कर लो, जो अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स है वो तो किसको रेजिस्ट करना है? स्टील को ही रेजिस्ट करना है। तो भैया शेयर क्या निकल के आएगी? तो फिर शेयर क्या निकल के आएगी? सेम निकल के आएगी। तो शेयर सेम निकल के आ रही है, तो कांस्टेंट है शेयर की वैल्यू। सो बिलो न्यूट्रल एक्सिस इट रिमेन्स कांस्टेंट, अबव न्यूट्रल एक्सिस द वेरिएशन इज व्हाट? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वेरिएशन क्या है? पैराबोलिक है, वो हमने पीछे डिराइव किया, वो दैट वी हैव डिराइव्ड। तो ये हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है आरसीसी के रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ये हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थी किसके लिए? बस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, जिसका मटेरियल क्या हो? सेम हो। पूरा कंक्रीट, पूरा स्टील, पूरा एल्यूमिनियम, पूरा कॉपर, आपको स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन ये मिलेगी पैराबोलिक। और ये तो हमारा आरसीसी सेक्शन है जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो जाती है? क्रैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? मेंशन कर लो इसको, क्या डिस्कस किया। So we can say
concrete below neutral axis is cracked. Concrete below neutral axis is cracked. And below tension reinforcement. There is no material available to bear the unbalanced tensile force. Hence, what conclusion is drawn? Hence, we can say T1 is equal to T2 is equal to 0. पहला पॉइंट तो इसके लिए बताया, x1 सेक्शन के लिए. So it signifies what? It signifies shear stress at section x1 is 0. जो shear stress है हमारा सेक्शन x1 पे वो कितना होगा? 0 होगा. क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट लिख दिया. चलें आगे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, एट सेक्शन x2 and x3 the entire unbalanced force due to loading, or you can say due to bending, will be taken by steel only. Hence what we can say, hence below neutral axis up to CG of tension reinforcement, below neutral axis up to CG of tension reinforcement. Hence below neutral axis and up to CG of tension reinforcement, what happens? क्या वेरिएशन आती है? Shear stress remains constant. Shear stress remains constant. तो फिर ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला? ओवरऑल कंक्लूजन ये मिला कि thereby shear stress variation over rectangular section of RCC cracked beam subjected to sagging bending moment is parabolic from top
up to what? Up to what? Up to neutral axis and remains constant below neutral axis and remains constant below neutral axis up to CG of टेंशन reinforcement. लो सारी कहानी लिख दी. reinforcement तो यहीं आ जाएगा, खत्म. CG of टेंशन reinforcement. अब जाके वेरिएशन खत्म होती है पूरी. तो जो डायग्राम बनाया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा यहाँ. Noted? चलो, next point of reference. Next point of reference is type of cracks. Again फिर से इंटरेस्टिंग चीज है. इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए थोड़ी बहुत नॉलेज स्ट्रेसेस की. तो प्री रेक्विजिट है इसके लिए भी. अब कौन कौन से क्रैक डेवलप होते हैं हमारे आरसीसी सेक्शन के अंदर, उसकी बात करेंगे. सो टाइप ऑफ क्रैक्स. सो टाइप ऑफ क्रैक्स. लो भैया देखो. सो टाइप ऑफ क्रैक्स को समझने के लिए कोई सा भी एक एलिमेंट कंसीडर करो. दिस इज द बीम. सिंपली सपोर्टेड है. So beam which is simply supported. So beam which is simply supported. So simply supported beam है. Subjected to shear and bending. So subjected to shear and bending. क्या किया इसमें? एक एलिमेंट कंसीडर किया हमने. I have considered an arbitrary element. Let us suppose ये एलिमेंट A है. तो along the length of the beam, अब तो साफ साफ दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रखा है बीम का. हमने एक एलिमेंट A कंसीडर किया. अब जब ये एलिमेंट A कंसीडर किया, इसको बाहर निकाला. पहले तो निकाल लो बाहर इसको. इसके ऊपर स्ट्रेसेस की एनालिसिस करी. अब कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं इसके ऊपर? बेंडिंग स्ट्रेस भी है, शियर स्ट्रेस भी है. अब क्यों? पहली चीज न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है. अब क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या आएगी इसके अंदर? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या आएगी? मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी मान लो. मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि अगर न्यूट्रल एक्सिस पे हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? अगर न्यूट्रल एक्सिस पे हो गया बेंडिंग स्ट्रेस 0 हो जाएगी. मुझे बेंडिंग स्ट्रेस दिखानी है, तो अगर मैं जनरल स्टेटमेंट दूं, ये न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं है, बस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जैसा मर्जी मान लो, आपके जैसी कन्वीनियंस हो. एज पर योर कन्वीनियंस यू मे अज्यूम एनीथिंग. चलो ठीक है, अच्छी बात है. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ये एलिमेंट हमारे बीम के सेंटर पे नहीं है. ये एलिमेंट हमारे बीम के सेंटर पे नहीं है. मेरे कहने का मतलब क्या हुआ?
ये एलिमेंट हमारे बीम के सेंटर पे नहीं है, यहाँ पर नहीं ले सकते आप एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट ले लिया, फिर से अब शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, कोई शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो शेयर फोर्स विल बिकम जीरो, क्योंकि अगर मैं इसकी शेयर फोर्स वेरिएशन दिखाऊं कैसे निकल जाती है लीनियर, और सेंटर पे जीरो होगी, तो शेयर फोर्स पे नहीं है, सही शेयर फोर्स है इसका मतलब सेंटर पे नहीं है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये एलिमेंट मैंने एजेस पे कंसीडर नहीं किया, ये एलिमेंट मैंने एजेस पे कंसीडर नहीं किया, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं है, क्योंकि एज पे शेयर स्ट्रेस क्या होगी, जीरो होगी। अभी वेरिएशन निकाल के आए हो आप पीछे, कहाँ गई ये वेरिएशन, एज पे जीरो नहीं होती। इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ये वो एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी मिलेगी और शेयर स्ट्रेस भी मिलेगी, क्योंकि दोनों का इफेक्ट बताना है मुझे। आई हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ। क्लियर पूरी कहानी। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है या ऊपर, अब देख लो आपने कैसा सवाल पूछा है ये, इसलिए बोलो सिर्फ पूछने के लिए मत पूछा करो बस सवाल। मतलब ये अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, वैसे तो मैंने बता ही दिया था, वैसे तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था, पर ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है इसकी। सो जनरल एलिमेंट इज बीइंग कंसीडर्ड, एक जनरल एलिमेंट कंसीडर किया हमने, इसके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस है, इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस भी है। बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर क्या हो सकता है, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, इट कैन बी कंप्रेसिव आल्सो, इट मे बी टेंसाइल आल्सो। तो वो कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि मेरा ये एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है या मेरा ये एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है। तो दोनों ही वेरिएशन निकल के आएंगे, बोथ ही वेरिएशंस विल कम इनटू द पिक्चर। क्लियर पॉइंट, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, our concrete is strong in compression and our concrete is weak in tension। मुझे इसके फेलियर की बात करनी है, क्रैक के डेवलपमेंट की बात करनी है, तो डेवलपमेंट ऑफ क्रैक विल टेक प्लेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टेंशन। तो क्रैक की डेवलपमेंट किसकी वजह से निकल के आएगी, टेंशन की वजह से निकल के आएगी। तो मैं कौन सा केस कंसीडर कर रहा हूं, मैं अब नीचे एलिमेंट के ऊपर आपको टेंसाइल स्ट्रेस दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे उसका फेलियर, यानी उसका फेलियर मतलब क्रैक की डेवलपमेंट को समझना है, तो ग्रेजुअली रिड्यूस किया सारी चीजों को। तो ये हमारा एलिमेंट ए है, दिस इज एलिमेंट ए, इसके ऊपर अब स्ट्रेसेस मार्क कर दो, रेड कलर से दिखाएं पीछे हमेशा, तो रेड कलर से यहाँ पर भी शो कर देते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, टेढ़ी बन गई लाइन, तो ये एलिमेंट के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा। नेचर देख लो कौन सा बना के दिखाया, टेंसाइल बना के दिखाया। नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस, अच्छा ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस है कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है। बेंडिंग स्ट्रेस इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रही है, वाई डायरेक्शन में नहीं है। अब ये मेरा एलिमेंट पूरा तैयार हो गया। अब इसके बाद वाली मैं बेसिक चीज एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, अगर मुझे इसके एलिमेंट के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने हैं, किसके बराबर होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो अगर इसी एलिमेंट का, अब ये मत एक्सपेक्ट करना सर मैं इसको पहले आपको किसी भी प्लेन के ऊपर स्ट्रेस डिराइव करके दूं, फिर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के दूं, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है कितने होते हैं। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैंने पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जनरल एक्सप्रेशन लिख डाली,
ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने एंगल पे एक्ट करेंगे? ये जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है कितने एंगल पे एक्ट करते हैं? tan 2 थीटा 2 टाउ एक्स वाई 45 डिग्री पे एक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये जनरल चीज लिखी है मैंने अभी यहाँ पे, दिस इज द जनरल पैरामीटर विच आई हैव रिटन। अब इसको अप्लाई करो अपने एलिमेंट के ऊपर। अप्लाई दिस ऑन आवर एलिमेंट। अगर मैं इस पूरी कहानी को अपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूं, हमारे केस में सिग्मा एक्स कितना है? सुनाओ। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? 0। टाउ एक्स वाई कितना है? टाउ। यही है। वैल्यू पुट करो, निकालो सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो निकाला हमने। सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट? कहाँ चला गया? सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा बाय 2। So sigma 1 is equal to sigma by 2 plus square root of what? लाइन सीधी बनाओ। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ऑल्सो सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये वैल्यू है। तो ये हमारे मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आ गए। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस नेचर टेंसाइल, इसका नेचर कंप्रेसिव। So this is tensile in nature, this is compressive in nature। दोनों का नेचर साथ में लिख दिया। चलो ये बात भी समझ में आती है, टेंसाइल है कंप्रेसिव है। अच्छा, कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? ये रहा tan 2 थीटा निकाला हुआ है हमने, 2 टाउ बाय सिग्मा। सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ बाय सिग्मा। ये मैंने इसकी एंगल भी निकाल दिया। तो अभी जो मैंने लिखा, पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, उसकी एंगल ऑफ एप्लीकेशन निकाल ली। फिर हमने हमारे एलिमेंट की बात करी। चलो हमारे एलिमेंट की बात करी। हमारे एलिमेंट के लिए भी मैंने क्या किया? स्ट्रेसेस कंसीडर किए और आपको मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के दे दिया, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाल के दे दिया। फिर यहाँ तक की कहानी। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस। ये हमारा एलिमेंट था। अब यहीं पे बना के दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। बना के तो वैसे यहाँ पर भी दे सकता हूँ मैं। I can show it here also, but still छोड़ो उसको, अपन आगे बढ़ते हैं। This was our element। ये हमारा एलिमेंट था। This was our element जिसके ऊपर आपको स्ट्रेसेस दिखाए थे, over which the stresses were being shown to you। एलिमेंट साथ में स्ट्रेस। सिग्मा सिग्मा shear stress। अब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने कैलकुलेट कर लिया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे एक्ट कर रहे हैं वो आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं। लो, अभी जो रेड कलर से बना के दिखाए हैं प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। दीज आर द प्रिंसिपल प्लेन्स।
इनके ऊपर क्या एक्ट कर रहे हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है जो आपने अभी कैलकुलेट किए ऊपर, सिग्मा 1 सिग्मा 2। दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट यू हैव कंप्यूटेड। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, नेचर क्या है? टेंसाइल। सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, नेचर क्या है? कंप्रेसिव। क्लियर है चीज? रिपीट करना उसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। क्लियर है आता की कहानी? ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है थीटा, जो आपने कैलकुलेट कर रखा। मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो लग रहे होते हैं हमारे 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे होते हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? व्हाट अबाउट दिस एंगल? इसको भी एनालाइज कर सकते हो, यू कैन एनालाइज दिस एंगल आल्सो। तो ये एंगल कितनी बनेगी? ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा, वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो दूसरा प्लेन कितना एंगल बना रहा होता है? 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा होता है। अभी जनरल बातें जो हमें पता होनी चाहिए। दिस इज जनरल स्टोरी दैट शुड बी नोन टू अस। चले आगे। चलो अब धीरे धीरे करके हम हमारे टाइप ऑफ क्रैक्स में एंटर करते हैं। पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं। नाउ रेफर द फर्स्ट केस। पहला केस लिखा, इफ बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। अगर हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो अगर हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, जरा बताना पीछे वाले केस में क्या होगा? हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो है। कहाँ जीरो होगी बेंडिंग मोमेंट, वो बाद में पूछूंगा। पहले बताओ यहाँ पे चेंज क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस जीरो। अगर हमारी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो गई? जीरो हो गई। बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो गई, इसका मतलब क्या था? सिग्मा जीरो। क्लियर चीज? वेट करना है इसमें से कुछ भी। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारी जीरो हुई। बेंडिंग स्ट्रेस हमारी जीरो हुई। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर है? पूरा ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मैग्नीट्यूड टाउ के बराबर ही है, पर नेचर जस्ट उल्टा है। आ गया माइनस टाउ। तो एक टेंसाइल है और दूसरा कंप्रेसिव है। क्लियर चीज? चलो अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टेन टू थीटा कितना हो जाएगा? टेन टू थीटा कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। जीरो कहां से आ गया भाई? जीरो तो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है ना। इसका मतलब टू थीटा कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो सारी कैलकुलेशन करके दे दी मैंने आपको। क्लियर चीज? अब बात करते हैं भैया ये बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होती है? वेयर दिस बेंडिंग मोमेंट जीरो? बेंडिंग मोमेंट जीरो मिलेगी आपको नियर दी सपोर्ट। बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ मिलेगी आपको? ये बेंडिंग मोमेंट की बात चल रही है। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ गया? बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती है न्यूट्रल एक्सिस पे। तो बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ मिलेगी मुझे? सपोर्ट के पास। क्लियर चीज? और दूसरा, मैंने जो एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं न्यूट्रल एक्सिस पे कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? एक तो सपोर्ट में गया और न्यूट्रल एक्सिस पे कंसिडर किया, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे मेरा टाउ क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस पे मेरा टाउ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो एक तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, दूसरा मेरा टाउ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर क्या डेवलप होगी? प्रिंसिपल टेंशन और प्रिंसिपल कंप्रेशन। प्रिंसिपल टेंशन कितने एंगल पे डेवलप होगी? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये प्लेन है मेरा, तो कितने एंगल पे डेवलप हुई? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इस टेंशन को हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन।
तो ग्रेजुअली रिड्यूस करके दिखाया, इसको बोला क्या जाता है? लग रही है डायगोनल डायरेक्शन में, देखो तो इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? डायगोनल टेंशन बोला जाता है। क्लियर चीज? नाउ सिंस अवर कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, क्योंकि हमारा कंक्रीट वीक है टेंशन के अंदर, और ये मैक्सिमम वैल्यू है टेंशन की हमारी, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि हमारा कंक्रीट वीक है टेंशन में, तो कंक्रीट नियर द सपोर्ट एट न्यूट्रल एक्सिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? क्रैक। तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे हमारे। ठीक है? कितने एंगल पे डेवलप होगा? कितने एंगल पे डेवलप होगा? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो आपकी डायगोनल टेंशन लग रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में? जो आपका प्लेन है उसकी डायरेक्शन में। तो जो हमारी डायगोनल टेंशन थी, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही तो है। तो इस डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारा कंक्रीट है, या अलग क्यों बनाऊं, यही बना के देता हूं ना मैं। ये कंक्रीट की तो कहानी है, ये पूरा कंक्रीट है हमारा। ये एलिमेंट कंसीडर किया था हमने, सेम जो दूसरा वाला डायग्राम है वो पहले वाले डायग्राम को सुपर इम्पोज करना चाहिए। मतलब ये जो मैंने आपको दूसरा डायग्राम बनाया, ये पहले वाले डायग्राम के अंदर ही होना चाहिए, पर वहां खिचड़ी बन जाती है, इसलिए अलग से बना के दिखाया। अब देखो कंक्रीट में ये जो टेंशन है क्या कर रही है? सारे पार्टिकल्स को पुल कर रही है। जैसे ही पुल करेगी व्हाट विल हैपन? जैसे ही पुल करेगी व्हाट विल हैपन? तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है मैक्सिमम है, पुल करेगी व्हाट विल हैपन? भैया क्रैक डेवलप हो जाएगा, खुल जाएगा कंक्रीट यहाँ से, ये लो। तो क्रैक डेवलप होगा हमारे कंक्रीट के अंदर। तो 45 डिग्री के एंगल पे क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये पहला क्रैक होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रैक व्हिच इज नोन एज व्हाट? वेब शेयर क्रैक। किसकी वजह से डेवलप हुआ? शेयर फोर्स की वजह से डेवलप हुआ। बेंडिंग मोमेंट तो जीरो थी। कहाँ डेवलप हुआ? वेब में डेवलप हुआ। नाम क्या रख दिया? वेब शेयर क्रैक। ये पहले तरह का क्रैक निकल के आता है। क्लियर है पूरी कहानी? दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ पर हुआ? ये लगा तो हुआ है, दिखा तो रखा है। ये पहला का 1 लिखा हुआ है, दूसरे को अंग्रेजी में 2 लिखा हुआ है बस। ये तो हिंदी में ही पढ़ सकते हो। 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, 2 तो दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस ये रहा। पहले और दूसरे के बीच में एंगल बता दिया 90 प्लस थीटा। तो अगर पहला लग रहा है 45 डिग्री पे, दूसरा किस पे लगेगा? 135 डिग्री पे। भाई अगर थीटा 45 डिग्री है तो 90 प्लस थीटा निकाल लो, 135 डिग्री। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? अब मेंशन करो ये सारी चीज। बैक स्लाइड, लो बैक स्लाइड। डन? So we can say it signifies near the support. It signifies near the support. Near the support for simply supported beam. For simply supported beam. For simply supported beam. Where bending moment is zero.
where bending moment is 0, and at neutral axis of any section, the principal tension is equal to shear stress and is inclined at 45 degree from the horizontal, and is inclined at 45 degree from the horizontal. पीछे डायग्राम में दिखा रखा था. इसको बोलते क्या है? This is known as diagonal tension. This is known as diagonal tension. Next point of reference. As concrete is weak in tension, the concrete near the support cracks. At 45 degree with horizontal. जो पीछे बताया था, that is perpendicular to what? Perpendicular to diagonal tension. डायगोनल टेंशन के परपेंडिकुलर क्रैक डेवलप होगी. इस क्रैक को क्या बोला जाता है? This type of crack is termed as shear crack. शेयर बोल दो, वेब शेयर बोल दो, एक ही बात है. अच्छा, अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे? पीछे डायग्राम में दिखा रखा है क्रैक मैंने आपको, ये हरे कलर का. ये एक एलिमेंट ही है, ध्यान रखना. मैग्नीफाई करके जूम करके दिखाया है आपको. ये मत बोलना सर क्रैक यहाँ पर भी डेवलप होगा. वो एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट को जूम करके दिखाया है आपको. तो ये क्रैक डेवलप हुआ. अब उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये क्रैक डेवलप नहीं हो, पता है इसी डायरेक्शन में क्रैक डेवलप होगी सपोर्ट के पास, तो पहले से ही क्या देते हैं यहाँ पे? शेयर रीइंफोर्समेंट देते. सो वी प्रोवाइड द शेयर रीइंफोर्समेंट. तो उसको रेजिस्ट करने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट दी जाती है. So we can say to avoid this, क्या है शेयर रीइंफोर्समेंट अभी देखेंगे आगे, अभी तो क्रैक बताया आपको. So to avoid this shear crack, beam should be reinforced. So beam must be reinforced across the crack. Reinforce across the crack. इसका मतलब क्या हुआ? Along the direction of principal tension. Along the direction of principal tension. तो रीइंफोर्समेंट आपको किसके अलोंग लगानी पड़ेगी? प्रिंसिपल टेंशन के अलोंग लगानी पड़ेगी. अब वो लगा के नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, फिर से डायग्राम बिगड़ जाएगा. और अभी रीइंफोर्समेंट की बात भी नहीं कर रहे, अभी तो फोकस क्रैक के ऊपर है. जो दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस है
वो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? 135 डिग्री पे। The other principal stress is inclined at 135 degree and is compressive in nature and termed as ऊपर का लिखा हुआ है डायगोनल टेंशन मेन चीज थी, इसको कैपिटल में लिख रहा हूं। Diagonal tension and is termed as diagonal compression इसको हम डायगोनल कंप्रेशन बोलते हैं। अब सिंस कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं यहाँ पे, वो अपने आप इसको रेजिस्ट कर पाएगा। So we'll say since concrete is strong in compression, it does not need or does not require any special reference in this case. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस। अब अगर आपको क्रैक देखनी है, इफ यू हैव टू सी द क्रैक, एलिमेंट है हमारे पास। पीछे जनरल बात करी थी, इन द प्रीवियस केस आई हैव टॉक्ड इन जनरल। वापस के बनाओ डायग्राम, उठाओ ना इसी को, था ना मेरे पास ये डायग्राम। कंट्रोल सी, अब आपको जो एनालिसिस करी वो इस बीम में अगर हम देखें, इफ यू सी दैट एनालिसिस इन दिस बीम, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। एलिमेंट कहाँ कंसीडर किए हुए हमने? वेयर द एलिमेंट्स आर बीइंग कंसीडर्ड, एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है हमने सपोर्ट पे, ये हमारा एलिमेंट है। सो दिस इज द एलिमेंट अंडर कंसीडरेशन, ये हमारे दोनों एलिमेंट, दीज आर अवर टू एलिमेंट्स। अब अगर ये मेरा एलिमेंट है, इफ दिस इज अवर एलिमेंट, क्या लग रहा होगा सिर्फ इसके ऊपर? अगर ये मेरा एलिमेंट है, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू ओनली व्हाट? बीइंग सब्जेक्टेड टू ओनली शेयर। तो सिर्फ शेयर लग रही है इसके ऊपर। So if this is the element being subjected to only shear, तो मेरे ख्याल से अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है भैया ये शेयर है। आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी टू राइट, वैसे जगह भी नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव द स्पेस अवेलेबल आल्सो। सो व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक? तो डायगोनल टेंशन, अब डायगोनल टेंशन में आपको बना के दिखा देता हूँ, बस डायगोनल टेंशन दिखा रहा हूँ, कंप्रेशन नहीं दिखा रहा, वो डायग्राम फिर से बिगड़ जाएगा। ये मेरी डायगोनल टेंशन है, बीम के बाहर नहीं जाएगी, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इस तरीके से दिखाई है आपको। तो ये डायगोनल टेंशन है हमारी, इसी एलिमेंट में दिखा दिया इस बार। ये डायगोनल कंप्रेशन है, shown in same element. So diagonal tension, this is diagonal compression. Clear? So what about the crack? कैसे दिखाया था क्रैक? पीछे हरे कलर से दिखाया था।
तो डायगोनल टेंशन के परपेंडिकुलर डेवलप होता है क्रैक। तो आपको सपोर्ट पे क्रैक ये दिखेगा, दिस इज द क्रैक दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। हियर दिस इज द डायगोनल टेंशन, ये हमारी डायगोनल कंप्रेशन है। So diagonal tension, diagonal compression, crack perpendicular to diagonal tension। तो आपको सपोर्ट में ये हरे कलर के क्रैक देखेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं शेयर क्रैक और वेब शेयर क्रैक। तो पीछे जो एनालिसिस करी थी उसको डायग्राम के फॉर्म में लाके दे दिया आपको। नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस था हमारा। दूसरा केस, दूसरा केस बोल रहा है व्हेन बेंडिंग स्ट्रेस, when bending stress is maximum and shear stress is zero। जब बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है और शेयर स्ट्रेस हमारा जीरो है। अब बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस जीरो, मतलब एलिमेंट कहाँ जाएगी, एलिमेंट कहाँ जाएगी। अब एलिमेंट एक तो मेरे बीम के सेंटर पे, ये रहा बीम का सेंटर। दूसरा कहाँ पर, एजिस पे। तो जैसे आपको ये दो एलिमेंट बना के दिखाए हैं, एक तो एलिमेंट मेरे एजिस पे होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, क्योंकि उस समय बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। और शेयर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, जैसे मर्जी समझ लो, शेयर फोर्स भी जीरो है क्योंकि सेंटर पे आ गए हो। दूसरा एजिस पे हो, शेयर फोर्स वैसे ही जीरो, शेयर स्ट्रेस जीरो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन दिस सिचुएशन व्हाट कंक्लूजन वी डिराइव, इन दिस सिचुएशन सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन। उठाओ ये एक्सप्रेशन यहाँ पे, टाउ जीरो कहाँ गया पीछे, हाँ ये रहा, टाउ जीरो स्क्वायर रूट हटा, सिग्मा बाय टू, सिग्मा बाय टू कितना बना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा। चलो अच्छी बात है। दूसरा सिग्मा टू कितना बना, जीरो, तो सिग्मा टू इज जीरो। इसका नेचर क्या है, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दिस, बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर ऊपर होगा तो कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगा तो टेंसाइल। ये सिर्फ टेंसाइल थोड़ी ना, ऊपर है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हुआ तो टेंसाइल। दो एलिमेंट ले रखे हैं ना आपने, तो टेन टू थीटा, टाउ जीरो है तो ये जीरो, जीरो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब कितना हुआ थीटा, सो टेन टू थीटा, सो टेन टू थीटा, दो वैल्यूज निकल के आएंगे, टू वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड। एक तो होगा जीरो, एक होगा 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो वन विल बी जीरो, वन विल बी व्हाट, 180 डिग्री। सो जीरो एंड 180 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री उठाई और थीटा हो गया मेरा 90 डिग्री के बराबर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अब आपकी जो प्रिंसिपल प्लेन है, ये मेरी प्रिंसिपल प्लेन जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लगती है, कहाँ गया, हाँ ये बना के दिखाया था, ये मेरी प्रिंसिपल प्लेन है जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लगती है। ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आ गया। सो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री निकल के आ गई। तो एक 90 डिग्री पे, दूसरा 0 डिग्री पे, ये अदर इट है 0 डिग्री। क्लियर है चीज। अब हमारा कंक्रीट वीक किस में है,
टेंशन में, मेरा कंक्रीट वीक किस में है, टेंशन में है। तो अगर मैं टेंशन की बात कर रहा हूं, मैं कौन सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बीम के सेंटर पे और एक्सट्रीम फाइबर पे आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक। वो क्रैक को डेवलप कराएगा। क्रैक को डेवलप कराएगा परपेंडिकुलर टू व्हाट, अभी इस डायग्राम में बना के दे रहा हूं, बाकी आगे अगला पूरा डायग्राम बना दूंगा। ये आपका स्ट्रेस है, ये आपकी प्रिंसिपल पेन है 90 डिग्री के एंगल पे। तो क्रैक कहाँ डेवलप होता है, आपका जो स्ट्रेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो ये आपकी क्रैक डेवलप होगी। दिस इज हाउ द क्रैक विल डेवलप। तो इस बार क्रैक कैसा है, वर्टिकल है। इस क्रैक को मैं नाम क्या दे दूंगा, इस क्रैक को नाम दूंगा फ्लेक्सर क्रैक। पीछे वाले का नाम क्या था, शेयर क्रैक। इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर क्रैक। इसका मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट उठा लिए आपने, यहाँ पर क्रैक वर्टिकल, यहाँ पर क्रैक इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे। अब जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट हैं इन दोनों लोकेशंस के बीच में, इन सब में कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे होंगे, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं था, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो इन सारे एलिमेंट्स के बीच में दोनों लग रहे होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों लोकेशंस के बीच में जो क्रैक डेवलप होगा उसका एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री से कम होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, 45 डिग्री पे। यानी इन दोनों लोकेशंस के बीच में अगर क्रैक की बात करोगे तो धीरे धीरे एंगल क्या करती जाएगी, 45 डिग्री को अप्रोच करती जाएगी। तो ये 45 डिग्री को अप्रोच करती हुई जा रही है। तो ये हमारे क्रैक की डेवलपमेंट होती है। अब इसका नाम क्या रखूंगा, ये जो सारे इनफाइनाइट क्रैक्स बने, शेयर फ्लेक्सर क्रैक, क्योंकि ये शेयर की वजह से भी बना और ये फ्लेक्सर की वजह से भी बना। तो ये तीन तरह के क्रैक निकल के आते हैं। पहले हमने बात करी शेयर क्रैक की, फिर हमने बात करी फ्लेक्सर क्रैक की। ये हमारे क्रैक का नाम क्या रखा हुआ है, शेयर फ्लेक्सर क्रैक। खत्म कहानी, बस ये बताना था। लिख लो सारी बोर्ड। सो थीटा आ गया 90 डिग्री पे, इसका मतलब ये हुआ दैट इज प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज प्रिंसिपल प्लेन is perpendicular to beam axis। प्रिंसिपल प्लेन परपेंडिकुलर है बीम एक्सिस के, हेंस प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस acts in horizontal direction, acts in horizontal direction, and cracks will be developed, and cracks will be developed in vertical direction, will be developed in vertical direction, developed in vertical direction, and are termed as, and are termed as flexure crack। इनका नाम क्या रख दिया, फ्लेक्सर क्रैक नाम रख दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो भैया देखा देख लो यहाँ पे फ्लेक्सर क्रैक। न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे बीम का सेंटर, ये हमारे बीम का सेंटर, एलिमेंट हमारा ये है, दिस इज अवर एलिमेंट। ये लगी हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा, यही आ रही थी वैल्यू। और अब बात करते हैं क्रैक की। ये भैया क्रैक डेवलप हुआ है हरे कलर का, इसको भगाओ पीले वाली लाइन को। कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे।
तो ये हमारा फ्लेक्सर क्रैक है। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। तीसरा क्रैक लिख दो भैया। सो थर्ड डायरेक्टली बोल सकते हैं, फ्रॉम अवर डिस्कशन it can be concluded it can be concluded that the element in between the two limits considered above टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा आया है और उसका एंगल 90 डिग्री आया है। सिग्मा का 90 डिग्री है तो सर एंगल तो हम वर्टिकल से मेजर कर रहे हैं। अरे जब सिग्मा बोल रहा हूँ 90 डिग्री, वो प्रिंसिपल लिखा भी है साफ साफ यार, मतलब हर चीज लिख भी देता हूँ मैं। थीटा 90 डिग्री है, पढ़ो तो सही भाई, लिखते हो तब एक बार सोचते हो क्या लिख रहे हो। प्रिंसिपल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द बीम, वो थीटा किसका आता है? प्रिंसिपल प्लेन का आता है ना भाई। ये आपकी प्रिंसिपल प्लेन है ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस तो प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर लग रही होती है ना, प्लेन का एंगल बताया जाता है। इसलिए ये चीज डायरेक्टली नहीं बताई मेरे को, तो ये बताना था, इसलिए पहले भैया एलिमेंट बना के दिखाया। थीटा किसका एंगल मार्क किया हुआ है? क्या थीटा मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल है? क्या थीटा किसका एंगल है? प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है ना। तो प्लेन का एंगल बताया जाता है हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे बताया, हाँ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। यहाँ आके मतलब फिर से जब पूरा सब कुछ खत्म हो गया, पूरा टॉपिक, लास्ट में आके फिर से वही बात, सर एंगल तो वर्टिकल से मेजर किया ना। अरे भैया वो प्लेन का एंगल बता रहा हूँ, इसलिए लिखता भी वो हर चीज क्लियरली लिख देता हूँ कि भैया प्रिंसिपल प्लेन 90 डिग्री पे है। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने एंगल पे लग रही है? प्लेन से 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का एंगल आ गया हॉरिजॉन्टल से। और यही सवालों में फंसते हो फिर जाके। That the element in between the two limits considered above would be subjected to would be subjected to would be subjected to both would be subjected to both दोनों होंगे इसके ऊपर, bending and shear stresses, would be subjected to both bending and shear stresses. Hence, for these elements cracks will be developed at angle of 45 degree to 90 degree 45 degree to 90 degree। चलो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, उसको बताने के लिए फिर से लो डायग्राम आ गया। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये बीम का सेंटर। इस बार एलिमेंट कहाँ है हमारा? इस बार ये है मेरा एलिमेंट, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में। एक्सट्रीम पॉइंट मार्क करके दे रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंट लिया था, यहाँ पर एलिमेंट लिया था। इस केस में हमने यहाँ पर एलिमेंट नहीं दिखाया हुआ, इस केस में मैंने यहाँ पर एलिमेंट नहीं दिखाया हुआ। जो पॉइंट स्टडी है उसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। प्रैक्टिकली सारे पॉइंट एक साथ है, प्रैक्टिकली ऑल दी पॉइंट्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली। इस एलिमेंट के ऊपर क्या क्या लग रहा होगा? सब कुछ लग रहा होगा इसके ऊपर। इस एलिमेंट की बात करोगे, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस भी हैं
और इसके ऊपर शेयर स्ट्रेसेस भी है, बीइंग सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस आल्सो। पर दोनों का मैग्नीट्यूड इंटरमीडिएट रेंज में होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ विल बी इन इंटरमीडिएट रेंज। अब जो क्रैक बनेगा इसका एंगल 45 और 90 के बीच में होगा, या 90 डिग्री एंगल था या 45 डिग्री एंगल था, ये क्रैक बना है हमारा। ये क्रैक बना है मतलब यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। दिस इज अवर प्रिंसिपल प्लेन। बाकी तो कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं। लो, ये हमारा सिग्मा 1 है और ये हमारा सिग्मा 2 है। सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 2। अब जाके पूरी कहानी खत्म होती है। इन क्रैक्स को बोलते क्या है? These cracks are termed as flexure shear cracks. These cracks are termed as, मेन चीज है, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे, termed as flexure shear cracks। इन क्रैक्स को फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स बोलते हैं। खत्म। एक और जानकारी दे देता हूँ। नोट, अभी तो कौन कौन से क्रैक है उसकी बात करिए। नोट ये बोल रहा है इट शुड बी नोटेड, सबसे पहले फ्रैक्चर क्रैक डेवलप होता है। इट शुड बी नोटेड that it is the flexure crack. It is the flexure crack that are formed first usually, and due to increase in shear stress, and due to increase in shear stress, and due to increase in shear stress at the tip of the crack, at the tip of the crack, this fractal crack extends, into diagonal tension crack, or you can say shear crack। तो जानकारी दी है, सबसे पहले कौन सा क्रैक डेवलप होगा? सबसे पहले हमारा क्रैक डेवलप होगा फ्लेक्सर क्रैक। जैसे जैसे शेयर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा फ्लेक्सर क्रैक डेवलप होते जाएंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या डेवलप होती है? वेब शेयर क्रैक, या बोल सकते हो डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट की प्रोसेस बताइए यहाँ पे। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। इसका मतलब फिर से एक लास्ट डायग्राम बना के दे रहा हूँ। अगेन लास्ट डायग्राम इज बीइंग शोन। अब जब आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे तब ये चीज नहीं पता चलेगी, क्योंकि वीडियो नहीं दिखेगा आपको बस इमेज दिखेगी। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो इनिशिएशन कहाँ से होती है हमारे क्रैक की? इनिशिएशन तो होती है हमारे क्रैक की फ्लेक्सर क्रैक से। So initiation of the crack is from flexure crack। तो सबसे पहले यही क्रैक डेवलप होगी। This is the first crack that will be developed। अब प्रोपोगेशन क्या होता है? अब सवाल देगा, ये टेक्निकल स्टेटमेंट देगा लिख के, यही वर्ड लिख के देगा। क्रैक की प्रोपोगेशन कहाँ तक होती है? सपोर्ट तक होती है। अब धीरे धीरे ये बचे हुए क्रैक डेवलप होते जाएंगे। नाउ दीज क्रैक्स विल बी डेवलप्ड। तो जैसे जैसे शेयर बढ़ता जाता है फ्लेक्सर शेयर क्रैक डेवलप होते जा रहा है, और फाइनली क्या मिलेगा आपको? फाइनली आपको मिलेगी डायगोनल टेंशन क्रैक। तो ये पूरी क्रैक्ड बीम दिखाई है आपको। दिस इज हाउ द क्रैक्स आर प्रोपोगेटेड।
क्लियर है, खत्म कहानी इसकी। एक बीम की रियल पिक्चर आई है, वो रियल पिक्चर देख लो। रियल पिक्चर ऑफ द बीम कैन बी सीन। तो ये हमारा फ्लेक्चर क्रैक है, दीज आर आवर फ्लेक्चर क्रैक। रेड कलर दिखेगा यहाँ पे। तो ये हमारे फ्लेक्चर क्रैक है, 90 डिग्री पे डेवलप होते हैं, डेवलप्ड एट 90 डिग्री। ग्रेजुअली जैसे जैसे जाओगे क्रैक का एंगल चेंज होता जाता है। सपोर्ट्स पे जाके 45 डिग्री का हो जाएगा। तो वो पीछे मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये रियल इमेज है। दिस इज द रियल इमेज व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। इस डायग्राम में आपको सिर्फ शेयर क्रैक दिख रही है सपोर्ट पे, ओनली द शेयर क्रैक कैन बी सीन। ये रहा शेयर क्रैक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। डायगोनल टेंशन, ये लगी हुई डायगोनल टेंशन। सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू टाउ, जो टाउ के बराबर है। क्लियर है पूरी कहानी? नोटेड? चलिए सफिशिएंट आज के लिए, तो बाकी कल करते हैं। आपकी 12 बजे से वो वाली क्लास लगा रखी है एनवायरनमेंट की, कल नहीं हो पाई थी। फ्रॉम 12 o'clock दूसरी क्लास में शेड्यूल की हुई है।